Ciao, ciao, dosto. It is the big game of the season. It is the Champions League final of the 24-25 season. And to preview this glitz and glamour wala fixture, I have Shivam with me in the house. Kaise ho Shivam? Looking forward to PSG versus Internazionale. Yeah, I'm good, Ajay bhai, and thank you for inviting me. And definitely, what a cracker of a fixture we have, and मजा आएगा preview करने में. So yeah, let's get started. Absolutely. Let's get down to it directly. And मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो एंड तक देखें बिकॉज ये फिक्सचर को प्रीव्यू करने के लिए शिवम इज द राइट पर्सन एंड आपको ऐसा प्रीव्यू कहाँ पे भी नहीं मिलेगा. इतना इनसाइट, इतना डिटेल अबाउट फॉरगेट अबाउट द क्लब्स बट इवन एट अ प्लेयर लेवल जो आपको नॉलेज मिलेगा. आई एम श्योर यू विल बी एनरिच. सो वीडियो एंड तक देखना, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना. एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट प्रीव्यूइंग दिस फिक्सचर that I think a lot of people did not expect and predict कि ये वाले चैंपियंस लीग में 24-25 के फाइनल में you'll have PSG versus Inter. I definitely had Inter, but I thought maybe even Barca, even Liverpool. I had thought कि चलो after a good start they had finishing top of the group stage, I thought even they can go deep into the competition. तेरा क्या prediction था शिवम when this new look Champions League format वाला सीजन स्टार्टेड? एक्चुअली अजय भाई, जैसा आपने बोला कि किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ये फाइनल जाने का, मैंने भी नॉट एग्जैक्टली सेम प्रिडिक्ट तो नहीं किया था, बट जब राउंड ऑफ 16 और वो जो क्वालिफायर्स के ड्रॉज निकले थे ना, सो आई एक्चुअली प्रिडिक्टेड कि एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस इंटर का फाइनल होगा बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड मेरे को लगा हरा देगी रियल मैड्रिड को, बट एट द सेम टाइम आई आल्सो न्यू कि पीएसजी को अगर कोई हरा सकता है तो वो एटलेटिको टाइप की टीम हरा सकती है. नाउ अब जब एटलेटिको बाहर हो गई, देन आई हैड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऑन पीएसजी बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर ट्रैजेक्टरी एवर सिंस दिसंबर, जब से लुइस एनरिके को अपना प्रॉपर वो कॉम्बिनेशन मिला जो 11, 12, 13, 14 सेट ऑफ प्लेयर्स को जो कॉम्बिनेशन उनको मिला है, उस पे जब से उन्होंने अपने कंसिस्टेंट बेसिस पे स्टिक ऑन किया है, तब से वी हैव बीन सीइंग अ वेरी न्यू पीएसजी जो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन या स्टार्टिंग ऑफ द कैंपेन में हमें देखने को नहीं मिला था. सो डेफिनेटली थोड़ा सा सरप्राइजिंग है जो लोग पीएसजी की ट्रैजेक्टरी नहीं फॉलो करते, बट इट्स नॉट दैट सरप्राइजिंग बिकॉज बोथ द टीम्स हैव शोड इस पूरे टूर्नामेंट में कि कितने अच्छे फुटबॉल वो दोनों खेल सकते हैं. Absolutely, and let's start off with PSG itself. You know, their path to the final काफी shaky था. Like you mentioned, group phase में they were struggling. मुझे याद है that Atletico game where they were sucker punched. They just made it through. You know, like literally by the skin of their teeth. PSG made it to the next phase, which included a playoff. But we'll get to that. Where do you think Luis Enrique got things right? You know, at what point of the season did he, make those changes? जो आप बोल रहे थे, that made PSG tick eventually. I think अजय भाई, जो हमारा लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक था ना, उसके बाद से हमने जब लास्ट ईयर का जो लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक था, आई थिंक नवंबर में था या उसके पहले था, उसके बाद से जब भी हम लोग ने पीएसजी को देखा ना, सो दे हैव बीन प्रीटी डोमिनेंट. उनकी लीग आर्म में भी कुछ एक दो परफॉर्मेंस थी जहां पे उन्होंने कुछ रैंडम ड्रॉज बीच में पिकअप कर लिए थे, बट एवर सिंस जब उन्होंने चैंपियंस लीग में अपना प्रॉपर कॉम्बिनेशन, जैसे आई रिमेंबर स्टार्टिंग में क्या था कि एनरिके जायर एमरी को ट्राई कर रहे थे बट नहीं जा रहा था. जायर एमरी का इस सीजन उतना अच्छे से नहीं गया. वो फाबियन रुइस को हर पोजीशन पे खिला रहे थे. ही वाज हैविंग अ वेरी शेकी स्टार्ट टू द सीजन, तो वो कॉम्बिनेशन मिडफील्ड में उनका सही नहीं बैठ पा रहा था. उस्मान डेम्बेले का भी आपको याद होगा, तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा रिपोर्ट्स हैं कि वो ट्रेनिंग में लेट आ रहे, तो एनरिके ने उनको स्क्वाड से ही बाहर निकाल दिया. तो ये सारी चीजों को, एटीट्यूड इश्यूज को, इन सभी चीज को फिक्स करने में आई थिंक अराउंड दिसंबर के अराउंड ये जब चीजें सही हो गई, एंड द बिगेस्ट थिंग जो एक उन्होंने क्वारात्स्केलिया का एक्विजिशन कर लिया, दैट इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ नॉट ओनली एक अलग डायमेंशन, एक अलग क्रिएटिविटी जिस पे विल टॉक अबाउट, बट आल्सो अ सेंस ऑफ कंपटीशन बिकॉज वी वर सीइंग कि बारकोला वाज मतलब बहुत कंफर्टेबल हो गए थे यहाँ पे. डुए को भी चांसेस नहीं मिले थे बिकॉज एंड बारकोला का रीसेंट स्लंप आ गया था टुवर्ड्स नवंबर के एंड में, बट जब डुए का राइज हुआ, फिर आपके क्वारात्स्केलिया भैया, सो बारकोला को भी एक अंदर से लगा कि ओके, इफ आई नॉट परफॉर्म देन आई विल बी ड्रॉप. सो वो एक सेंस ऑफ कंपटीशन है जो अर्जेंसी स्क्वाड में क्रिएट हुई, उससे भी पीएसजी को काफी ज्यादा फर्क पड़ा मेरे हिसाब से. कंटिन्यूइंग विद देयर अटैकर्स, हाउ सरप्राइज्ड, सिंस आप बार्सा फैन हो, हाउ सरप्राइज्ड आर यू when it comes to Ousmane Dembele's rebirth? एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यार उसको इस साल में. लुइस एनरिके moved him through the
to the middle from typically playing out wide. He came right to the center. He started, I would say, pulling the strings, so called, to say, bringing the wide players, bringing that midfield into play. How surprised and how amazed are you by this transformation of Ousmane Dembele? I think the big thing about Ousmane Dembele is कि दो चीज थी. सबसे पहले तो everyone knew कि he has that potential. मतलब जब भी हमने उनको रॉन्स में या डॉटमंड भी देखा था तो all were like यार ये तो बहुत ही अच्छा 2-footed player है, दोनों पैर से कितना ज्यादा पेसी है, बट इंजर्ड बहुत रहता है. इवन बार्सिलोना में भी वो काफी ज्यादा इंजर्ड रहते थे. सो एक जो चीज पेरिस ने बहुत ज्यादा अच्छी की, उनके इंजरी इश्यूज पे काफी ज्यादा काम किया, बिकॉज वी रेयरली सी नाउ डेम्बेले गेटिंग इंजर्ड. बहुत कम उनका इंजरी हो गया. सो उनके मेडिकल स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, फर्स्ट थिंग. एंड दूसरी चीज अगर टैक्टिकली बात करें, सो नो वन हैज एवर इमेजिन्ड उस्मान डेम्बेले कैन बी सच अ गुड फॉल्स नाइन प्लेयर, बिकॉज आपने हम लोग ने हमेशा डेम्बेले को लेफ्ट विंग या राइट विंग पे देखा है, बट लुइस एनरिके ने जब से उनको फॉल्स नाइन पे डाला अपने सिस्टम को मोल्ड करने के लिए, बिकॉज हिस्टोरिकली अगर हम एनरिके की टीम्स देखें जैसे बार्सिलोना में, तो एमएसएन वाज अ वेरी इंटरचेंजेबल, वेरी फ्लूइड फ्रंट थ्री. आपका सुआरेज स्टार्ट जरूर करते थे, बट कभी मेसी सेंट्रल आ जाते थे, कभी नेमार सेंट्रल आ जाते थे. सो उस पैटर्न पे, उस स्ट्रक्चर पे, मॉडर्न कोचिंग और मॉडर्न फिलॉसफी पे उन्होंने टीम बिल्ड कराई है, जहां पे डेम्बेले आपके फॉल्स नाइन रहते हैं. वो कभी कभार तो सेंटर बैक तक भी डीप जाते हैं, बिकॉज आई थिंक यूरोप में अगर मुझे बोलना होगा कोई एक टीम है जो प्रेस सबसे अच्छा बीट करती है किसी भी टीम का, दैट इज पीएसजी. आपके 1 2 3 पासेस आपका पूरा मिडफील्ड प्रेस खोल देता है, एंड उसमें सबसे बड़ा रोल डेम्बेले का भी होता है, क्योंकि वो कई बार डीप ड्रॉप करते हैं, एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करते हैं, न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी आपको मिडफील्ड में देते हैं, एंड देन वहां से आपको प्रोवाइड होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज स्कोरिंग गोल्स नाउ, ही इज गिविंग असिस्ट नाउ. सो मतलब एकदम ही न्यू डेम्बेले बॉर्न होगा. इनफैक्ट ही इज, अगर पीएसजी जीत गई उसे तो ही माइट इवन गेट बैलन ड'ओर. सो it's a pleasant transformation for Dembele. I just hope wishing the best for his career. Yeah, and like you had mentioned पहले कि after Kvicha Kvaratskhelia arrived in Paris January में, तो even I saw that Desiree Doué and Bradley Barcola to some extent they did up their performance, especially Desiree Doué. I think जो second half of the season में उसका एक हमने rise देखा हुआ है Desiree Doué का. It's been fantastic. I mean, such a pure talent, and you know he's got a very very high ceiling right up there. But speaking a bit about Kvaratskhelia, यार अब उसकी नापोली तो जीत गई Serie A. You know, he's won a medal there also. You know, definitely a legend in those parts of the world. Is I think finally the world, अभी मैं तो और आप हम लोग दोनों Serie A देखते हैं, but जब चैंपियंस लीग में अगर आप परफॉर्म करते हो तो सारा वर्ल्ड नोटिस करता है. How impressed have you been by his transition from Serie A into Liga? मतलब रिगार्डिंग क्वारा, तो आई हैव बीन वेरी लकी, एंड इवन यू, हम लोगों ने तो मतलब आई डोंट वॉच जॉर्जियन लीग एंड ऑल, बट मैंने उसको जब से उसका पहला गेम था, जब वो बंदा सेरिया में आया था, आई थिंक इट वाज हेल्ला से किसी के अगेंस्ट था, उसने 2 बार पोस्ट पे मारा, एक शायद उसने पहले गेम में ऐसे थे, तो 2-3 गेम पे वो स्कोर नहीं कर पाया. नी लुक वेरी विजिबली फ्रस्ट्रेटेड. बट उसके बाद से जब क्वारात्स्खेलिया ने जो सेरिया में किया, तो एवरीवन वाज लाइक अरे यार ये तो देखो 1 सीजन वंडर है, पहला सीजन हो जाता है. नेक्स्ट सीजन नापोली का भी टर्बुलेंट सीजन था, उसमें भी क्वारात्स्खेलिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. आई रिमेंबर देयर वाज दिस गेम अगेंस्ट यूवे इन द टाइटल विनिंग सीजन, शायद 4-0 जीते थे, जिसमें क्वारात्स्खेलिया ने 3-4 डिफेंडर्स को लिटरली मतलब यू नो फॉल करा के जो उसने गोल जो उसने मारा था. सो वी ऑल नो कि बहुत क्वारात्स्खेलिया, बट फॉर द आउटसाइडर वो जिनको मतलब जो मानते हैं कि सेरिया बहुत स्लो लीग है, उनको लगता है कि यार ये कहां कर पाएगा, कैसे कर पाएगा. कॉन्टे है, कॉन्टे के साथ एज यूजुअल उनकी नहीं बन पाई, एंड लुइस एनरिके बाय द वे वांटेड क्वारात्स्खेलिया सिंस समर ओनली, तो समर में तो वो डील नहीं हो पाई, बट विंटर में दे वेंट फॉर हिम एंड डायरेक्टली उन्होंने मतलब कैश देके खरीद दिया. आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज कि कोई और क्लब बिड्स में नहीं है, स्पेशली कंसीडरिंग कि आज के आप तारीख में देख रहे हो कि लेफ्ट विंग मार्केट कितना ड्राई है. सो क्वारात्स्खेलिया जैसा प्लेयर आपका पीएसजी में जाता है, and you know what makes Kvaratskhelia special, it's not just about his dribbling and what he can do, versatile भी, although he plays very good on left, but वो बंदा ट्रैक बैक कितना अच्छा करता है. he goes all the way past आपका नूनो मेंडेस तक वो हेल्प करने आता है. he is very strong, उनका इंजन बहुत सही, स्टैमिना बहुत सही है, पूरे 90 मिनट्स आपके लिए हार्ड वर्क करेगा. he has got very good shot power and obviously dribbling का तो हम लोग सब जानते ही हैं. so very much impressed by Kvaratskhelia, and जो उनका जो एक एक्सपीरियंस था सेरिया में,
टाइटल जीतने का, वो भी मुझे लगता है काफी ज्यादा हेल्प किया टू समवन प्लेयर्स लाइक ब्रैडली बारकोला एंड डेज़िरे डुए कि आपको अपना गेम कैसे इवॉल्व करना है। Absolutely. In fact, Shivam, मैं तो काफी surprised था to see Kvaratskhelia also playing on the right, which is very rare to see. Serie A में तो वो नहीं करता with Napoli, but again Luis Enrique has unlocked that side to him as well, which is again credit to Luis Enrique. Quickly moving on to PSG's midfield, in my opinion, I would say it is the best midfield trio currently in world football. Such a balanced midfield. What do you make of that trio, man? I mean, the amount of technical ability जो इस midfield में ना, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि प्रेस बहुत अच्छा बीट करता है। आपने कितने गेम्स देखा, आपने लिवरपूल में देखा ग्रेवेनबर्च एंड मैकलिस्टर का बहुत ही पुअर गेम था, आपने आर्सेनल का मिडफील्ड में भी देखा। द 3-4 पास में आपकी मिडफील्ड खुल जाती है एंड आपके प्लेयर्स का अगर आप देखें, ओके वी ऑल कैन से कि जोआओ नेवेस हैज बीन वेरी गुड। जोआओ नेवेस को एवरीवन न्यू कि बहुत सॉट आफ्टर टैलेंट है एंड पीएसजी वन द रेस टू बाय हिम। लेट्स टॉक थोड़ा सा विटीनिया के बारे में, हु इज बाय द वे वुल्व्स रिजेक्ट। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कोविड सीजन में था तो वुल्व्स में सब लोग कहते थे कि यार ये क्या आ गया है, किसको साइन कर लिया है, तो वुल्व्स में नहीं चला तो मतलब क्या होगा। एंड पीएसजी का भी स्पेल बहुत अच्छा नहीं स्टार्ट हो, बट द वे लुइस एनरिके हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लोटिंग 6 जो कि आगे जब बॉल जाके 8 की तरफ भी कैरी कर सकते हैं, इट्स बीन फिनोमिनल। मतलब इफ आई हैव टू नेम कपल ऑफ बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड तो बरेला, पेड्री का सब लोग नाम लेते हैं। आई विल कीप विटीनिया एज वेल। मतलब इनसेन सीजन, द काइंड ऑफ पासिंग, जिस तरीके से वो प्ले मेकिंग करता है। आप द बेस्ट एग्जांपल इज कि जो आपका लिवरपूल गेम था, आप उसमें जाइए कि वो पीछे जाके बॉल रिकवर कर रहे हैं, टेम्पो कंट्रोल कर रहे हैं, ही इज सो काम, सो स्मूथ ऑन द बॉल। सो वेरी गुड सीजन फॉर विटीनिया। एंड फाबियन रुइस, आई मीन he is that kind of a guy जो आपको always 7 से 8 out of 10 परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली आपको वीक ऑन देते रहेंगे। एंड मेरे हिसाब से जो आर्सेनल का जो गेम था ना, उसमें सबसे बेटर प्लेयर, सबसे अच्छे जो उनके मिडफील्ड थे आउट ऑफ 3 वो फाबियन रुइस थे। गोल भी उन्होंने स्कोर किया, he has got a banger of a shot. And one thing I would like to say about Fabian कि throughout the years उन्होंने evolve किया। मतलब जब वो रियल बेटिस में खेलते थे अंडर कीके सेटान, तो ग्वाड्राडो उनके साथ मिडफील्ड में होते थे, हावी गार्सियन, वाकिन की उनकी मिडफील्ड होती थी। स्टार्ट उन्होंने अपना करियर थोड़ा सा एडवांस रोल में किया था, फिर वो नापोली में गए, तो नापोली में गटूसो के अंडर पहले उन्होंने खेला, फिर उसके बाद उन्होंने स्पलेटी के अंदर खेला। अलग अलग पार्टनर्स से डिएगो डेमे मुझे याद आते हैं, उनास वगैरह, एलजे इल्मास, ये सब प्लेयर्स के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी मिडफील्ड कॉम्बिनेशन बनाया। नापोली के साथ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। And now in PSG under different midfield partners such as Zaire Emery, Carlos Soler पहले थे, अभी विटीनिया के साथ। So he has been that experienced guy जिनकी हम बात करते हैं ना कि जिनको काफी टाइम से खेलने का एक्सपीरियंस है। तो Fabian Ruiz brings that experience and most importantly consistency. His consistent performance have been one of the main reasons why PSG's midfield has been clicking very well. Fair. Now moving on to their defense, which has been again a very bedrock of their success इस season में. Again, I would say कि very dynamic backline. If you see the back four, typically अगर आप देखोगे नुनो मेंडेस है, पाचो है, मार्किनियोस है and हकीमी है. Such dynamism, so many stories. Shivam, starting with your favorite, you can start with Pacho. उसका जर्नी के बारे में बताओ and how good does this PSG defense look? Yeah, so William Pacho is someone जिसको I have followed from his youth days. बहुत ही अच्छा सेंटर बैक था, his ceiling was always very high and he started in IDV Academy, Independent del Valle in Ecuador, and he comes from that golden generation 2020 के जो बैच था, जो अंडर 20 खेला था, उसमें आपके पाचो, काइसेडो, एस्टोपिनान, हिनकापी, ये चारों उसी बैच के प्लेयर्स थे। So they all played together. And Pacho is, मतलब आपने स्टोरी की बात किया, so there is a very personal story to it. पाचो का जो आप नंबर देखते हैं जर्सी पे 51, वो डिपिक्ट करता है उनकी मॉम की एज को, because what happened जब विलियम पाचो को पहला डेब्यू मिला था अपना इंडिपेंडेंटे डेल वाले जूनियर्स की टीम से, so his mom came to drop him to the training ground, and जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड से ड्रॉप करके वापस जा रही थी तो अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। So what Pacho did in Ecuador, आपको पर मैच जो आपके जूनियर टीम्स होते हैं, बिकॉज बहुत ही पुअर वो जगह पे वो एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर खुला है, तो आपको थोड़े से कैश और ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पाचो एक गिफ्ट लेके जा रहे थे अपनी मॉम के लिए, जब वो घर पहुंचे तो उनको पता चला कि हिज मॉम इज नो मोर।
सो ही गॉट एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड, बट उन्होंने उसको, मतलब कई प्लेयर्स होते हैं जो उसी से मतलब इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बट पाचो ने वो मतलब वो उस साइकिल में नहीं फंसे एंड ही डिड हिज बेस्ट। वो वहां से निकले, फिर वो रॉयल एंटवर्प गए, एंटवर्प के बाद उन्होंने फ्रैंकफर्ट मूव लिया, एंड फ्रैंकफर्ट के बाद पीएसजी ने देखा, उनका पोटेंशियल पहचाना, 35 मिलियन में लाए। एंड अगर आप इस सीजन की पर्टिकुलरली बात करें, सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इस बार रहे हैं। आई एम नॉट से द बेस्ट, बट वन ऑफ द सेंटर बैक्स ही कॉम्बो में रहे। ही ब्रिंग्स सो मच कंपोजर एंड कामनेस टू दैट बैक लाइन, दैट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। एंड हमने एक चीज देखी ना कि मार्किनोस का भी ऑल ओवर सेइंग कि यार ये प्लेयर अच्छा है, काफी एक्सपीरियंस है, बट हो गया इसका, काफी एरर्स कर रहा है। आपने देखोगे कि पाचो के आने से मार्किनोस का भी जो गेम है वो एक दो नॉच थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ, थोड़ा सा अच्छा हुआ, इम्प्रूव हुआ है। सो वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर विलियन पाचो। एंड 51 बेसिकली जो उनका नंबर है उनकी मॉम की एज को डिनोट करता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट गाय, हैविंग फॉलोड हिम फॉर सो लॉन्ग नाउ। या Absolutely. And Marquinhos का तो यार तुझे तो पता ही है कि I have a soft corner for him. 1 year he spent at Roma. Excellent. I mean, he became a man from a boy. And तुझे याद है कि नहीं मुझे पता नहीं शिवम, but एक game he was suspended or injured and he was with the Kurva Sud, who are the hardcore Roma fans, in the South stand. He was with the fans in the stand and he was a teenager. And to show that kind of loyalty and commitment was fantastic. It was just, I would say, a business decision that Roma had to sell him for that profit because of FFP issues to PSG. But still very much adored by Romanisti throughout the world. And of course, अगर आप fullbacks की बात करें, तो Nuno Mendes has been again, I would say, one of the best left backs in the top 5 European leagues. So solid against so many players. हम लोग PSG के पाथ के बारे में बात करेंगे. The way that he neutralized the likes of Salah, amongst others. Absolute, I would say, super demonstration of a modern fullback. Very good defensively, loves to bomb forward as well. And similarly, Hakimi as well, grown into this mature player, clutch goals marta hai. And such an, I would say, iconic player. Who's been, I would say, now playing his best football ever at PSG, arguably. So, do you think this is a very balanced back four that they have? So just before moving to fullbacks, I'll also mention last कि Luis Enrique really rates Marquinhos very highly because I remember जब Luis Enrique बार्सिलोना के मैनेजर थे तो भी उन्होंने एक दो बार ट्राई किया था कि Marquinhos की डील हो जाए, बट उस टाइम बार्सिलोना को ट्रांसफर बैन मिला था। एक I remember 2016 का सीजन था, तो वो लोग उस डील पे जा नहीं पाए, वरना Luis Enrique has always been a fan of Marquinhos. Now coming back to fullbacks, I think यहाँ पे I'll like to mention and थोड़ा सा जो myths है मैं वो भी बस करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो हम yester years की PSG देखते थे and अभी का जो PSG देखते हैं, I think जो सबसे बड़ा एक जो डिफरेंस मुझे लगता है ना, वो fullbacks में। Now why I am saying this कि PSG have always splashed cash, this is true, but this is not entirely true because वो सुपरस्टार्स आपके accumulate करते गए। And I remember कि even जब नेमार अपनी प्राइम में थे, the kind of fullbacks they have, because यूनाइटेड का गेम मुझे याद है वो लोग fullbacks की वजह से हारे थे, रियल मैड्रिड का सेकंड लेग भी वो लोग fullbacks के एरर्स की वजह से हारे थे। ऐसे कई सारे गेम्स थे, तो कभी भी उनके पास अच्छे fullbacks नहीं रहे। Like I remember Alessandro Florenzi, Juan Bernat, मतलब मिचेल बाकर, Julian Draxler was okay-ish at best, Colin Dagba, अब्दुल एम्बाय, मतलब these were the kind of fullbacks ये जो इनके पास थे, हमेशा इनको लेट डाउन किया था इन्होंने हर चैंपियंस लीग गेम में। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो प्रोजेक्ट था पीएसजी का, दैट ऑलमोस्ट रीच्ड, इनफैक्ट दे रीच्ड द चैंपियंस लीग फाइनल। एंड ट्यूकल ने बहुत अच्छा काम किया था जब उन्होंने मार्किनोस को सीडीएम खिलाया था। फिर आपके मार्को वेराटी इंजर्ड थे उस सीजन पूरा, सो नेमार एंड डिमारिया एंड बापे कैरी, परेडेस वगैरह भी आपके मिडफील्ड में थे। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। I think that project reached to a conclusion. अब उस conclusion को लोग अचीव नहीं कर पाए जो मे बी लुइस एनरिके अब अचीव कर ले। उसमें जो दो सबसे बड़े की हैं वो है आपके हकीमी एंड मेंडेस। I think Mendes definitely one of the best left backs in the world, defensively very strong. And एक जो और tactical change किया था एनरिके ने, starting में he used to play a back three, basically आपके पांचों लेफ्ट सेंटर बैक बनते थे, केवल हकीमी बॉम्ब फॉरवर्ड करते थे।
नाउ देयर आर सर्टेन फेजेस ऑफ गेम जहां आपके विटिनिया आ जाते हैं बहुत डीप, सेंट्रल सेंटर बैक आपके मार्किनोस एंड पाचो वाइड हो जाते हैं, एंड हकीमी और नूनो मेंडेस दोनों कभी कभार आगे बॉम्ब करते हैं। सो ये एक छोटा सा टैक्टिकल ट्वीक भी एनरिके ने किया था जिससे पीएसजी को बहुत फायदा मिला, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड बैकलाइंस अभी तक अगर हम पूरे यूरोप की बात करें। Fair. And of course, to top it all, the MVP, the big Gigio Donnarumma. And मैं तुझे बोल रहा हूँ, दो चीज बोल रहा हूँ, अगर PSG चैंपियंस लीग जीतती है, if I was in charge of the French football magazine, I would have given him the Ballon d'Or, to be honest. But that's just me and my goalkeeper bias speaking. दूसरा, why do you think PSG have made it to the finals? Is because Donnarumma plays his best football in England. That's that I'm telling you, Shivam, कि ये बंदा जब भी इंग्लिश सॉइल पे अपना कदम रखता है, पता नहीं उसे क्या आ जाता है, वो जीजियो डोनारुमा से जीजी बुफॉन बन जाता है and produces moments of magic. I think this has been a season of redemption for him. जो बहुत सारे goalkeeper critics are very common. Every time a goalkeeper makes even a smallish error, the बोलते हैं ना कि the pitchforks and knives are behind you, chasing you always. तो वो एक स्पॉटलाइट में कीपर रहता है, एंड डोनारुमा को काफी क्रिटिक्स मिल चुके हैं ओवर द कोर्स ऑफ द मेनी इयर्स दैट ही स्पेंट एट पीएसजी. फाइनली, इन माय ओपिनियन, आई फील दिस वाज अ सीजन ऑफ रिडेम्पशन फॉर हिम, व्हिच विल ऑब्वियसली नाउ, अगर चैंपियंस लीग जीते पीएसजी, एक क्राउनिंग मोमेंट होगा. तुझे कैसा लग रहा है, यू नो, आफ्टर सीइंग डोनारुमा द टीनेजर to Donnarumma today? I mean, Ajay bhai, I'll be honest and I won't say कि I was not one of them जिसने criticize नहीं किया था. I was very critical of Donnarumma. Even Milan days में he used to save काफी ज्यादा, but मेरे दिमाग में अभी वो 4-0 वाला जो अटलांटा से वो मिलान हारी थी ना, that afternoon kick off, उसमें भाई डोनारुमा की पोजीशनिंग आज भी मुझे वो गेम याद आता है. पैसेलिच ने जब उसको बीट किया था, गोल्स मारे थे उसने, तो मतलब that kind of muscle memory. I think in that game. Sorry, 5 4. You have to rub it. So yeah, so मतलब उस गेम का भी मैं बात कर रहा हूँ. कई ऐसे मोमेंट्स हुए हैं. इनफैक्ट दैट कमबैक जो रियल मैड्रिड ने सेकंड लेग में किया था 3-1, बेंजेमा ने आई थिंक हैट्रिक मारी थी, उसमें भी एक गोल डोनारुमा की गलती से आया था. बट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स अगर मैं स्पेसिफिक देख लूं कि इस यूरोस में आपका लास्ट 2020 वाला यूरोस है तो बहुत अच्छा था, तो बहुत ही कंफ्लिक्टिंग केस समझ दिमाग में कि यार इज इट वन ऑफ दोस गाय जो कंट्री के लिए अच्छा खेलता है, क्लब के लिए अच्छा खेलता है, स्टार्ट भी शेकी होता, बट जो इस बार बंदे ने चैंपियंस, क्योंकि एक शाउट आउट टू रक्षित भाई, यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि डोनारुमा को जो अपने बॉडी के पास सेव्स करने होते हैं ना, वो उसमें जनरली कभी कभार फंबल कर जाता है कि वो गिर नहीं पाता है जल्दी, दूर के सेव्स बहुत अच्छे कर देता है. बट इस सीजन यूसीएल के नॉकआउट्स में उसने दोनों चीजें इंप्रूव की हैं, एंड जो ओडेगार्ड का उसने सेव किया था स्पेशली अगेंस्ट आर्सेनल जो स्टार्टिंग में निकला था, वो बहुत अच्छा सेव था. ब्रिलियंट सेव, पॉइंट ब्लैंक. तुमने मेरा वीडियो देखा नहीं, मैंने यही बात कहा था कि दिस इज द चेंज दैट डोनारुमा हैज ब्रॉट टू हिज गोलकीपिंग गेम, एंड दैट गेम शिवम, मैंने प्रेडिक्ट किया था इफ आर्सेनल स्कोर एन अर्ली गोल देन दे आर इन द टाई. बट डोनारुमा ने जो दो सेव किया था, एक तो was so close to his body, and like you mentioned, ये मैंने भी नोटिस किया, and I said it that he's improved that that reaction time. जब वो उसे समय लगता था to get down, he's a big man, but he's become fitter, leaner, and he's been making those saves that you probably associate him in a Italy jersey and not a club like a Milan or a PSG jersey. The Italy version of Donnarumma has turned up this season for PSG, and good for them. I mean, he's been so clutch. Just to quickly map PSG's journey, so almost getting knocked out in the group stages. I think Shivam off camera आप बता रहे थे कि there was that 1-0 win against Girona, if I'm not mistaken. हाँ, Gazzaniga ने वो एरर की थी. Right. So Gazzaniga ने वो एरर की थी, so that was 1-0 पॉइंट जो 1-0 जीते थे, उससे तो उनको आई थिंक पीएसजी को मेन आपके पॉइंट्स मिले, मतलब स्टार्टिंग जो आपने बोर्ड पे पॉइंट्स लगाना स्टार्ट किया, वरना एटलेटिको से हार गए थे. आर्सेनल ने फर्स्ट टाइम उनको एकदम ही आउटप्ले कर दिया था, क्लासिक एटलेटिको फैशन में हारे थे. दे हैड चांसेस, कन्वर्ट नहीं किए, एटलेटिको ने 2 सकर पंच मार दिए. सो बहुत ही खराब स्थिति लग रही थी उनकी वहां पे. प्लेऑफ्स में भी उनका मैनचेस्टर सिटी से गेम पड़ गया, एंड लेट्स से कि बहुत खराब सिटी है, बट इट्स स्टिल सिटी, एंड 2-0 की आई थिंक सिटी ने लीड ले रही थी. फिर उसके बाद ब्रैडली बारकोला ने आके वो 4 गोल मार दिए. फिर मतलब नॉट 4 गोल बट इन्वॉल्वमेंट था उसमें. माथियोस नूनेस को उन्होंने बीट किया था, आई रिमेंबर, एक गोल के लिए डेम्बेले ने फिनिश की थी बहुत बढ़िया.
वहां से फिर जो स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि फिर उन्होंने लीग में भी एकदम ही प्रॉपर अपना डोमिनेशन मजबूत कर लिया। फिर दैट लिवरपूल गेम जो फर्स्ट लेग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, लिवरपूल ने सकर पंच मार दिया। सो एवरीवन थॉट कि क्या यार ये फिर से वही पीएसजी का जो बोजो जीन हम जानते हैं। बट फिर जब वो एनफील्ड पे आए, एनफील्ड में जब से डेम्बेले ने वो गोल मार दिया, फिर दे कंप्लीटली कंट्रोल द गेम पेनल्टीज पे। अच्छा, वन थिंग इज कि डोनारुमा को आप चाहे जितना जो भी क्रिटिसाइज करना है कर लो, बट दैट गाय इन पेनल्टी शूट आउट इज समथिंग एल्स मैन। भाई वो बंदा खड़ा रहता है, देर तक देखता है, नहीं जस्ट नोटिसेस प्लेयर्स की मूवमेंट कहां जाते हैं, वहां पे फिर वो पेनल्टी से। तो वो बहुत अच्छा गेम था। फिर आपका विला वाला गेम है, विला वाला गेम में भी प्रॉपर डोमिनेशन था, एक्सेप्ट दैट सेकंड हाफ 30 मिनट जो स्टॉर्म आया था उसको भी, उसमें भी डोनारुमा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बाय द वे। जब सेकंड हाफ में एस्टन विला ने पूरा डोमिनेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑब्वियसली द आर्सेनल गेम की तो हमने बात की। So definitely Donnarumma has been there, one of the key players, and this is their journey to the finals. Yeah. And all English clubs, yeah, Shivam, in the knockout, from City to Liverpool to Villa to Arsenal, like complete. I've never seen such a path ever. कि कोई टीम को एक ही कंट्री के इतने, मतलब हर एक स्टेज में वही कंट्री की टीम्स मिले, you know. So it's basically like a history lesson. Like France did not surrender this time. France were victorious over Great Britain, you can say. हाँ, एनरिके ने बोला ना कॉम्प्रेसर में, we are the farmers league, There you have it. There you have it. You know, you have PSG in the final, absolutely deserving to be there, playing some scintillating football, you know, through the course of the last 6 to 7 months. And चलो हम बात करते हैं उनके ओपोनेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल मिलानो। आई थिंक ये चिंतन और मैं, परम तो खैर ही वाज बीइंग वेरी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, बट चिंतन एंड आई वर वेरी वोकल कि इंटर को आप कंसीडर करो एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू गो ऑल द वे इन द चैंपियंस लीग दिस ईयर, बिकॉज सिमोने इंजागी राइट फ्रॉम द आउटसेट, आई थिंक आफ्टर दैट डिफीट टू सिटी, his objectives was to probably, you know, go all the way and win it. Last year उन लोग एटलेटिको से नॉकआउट हुए in typical एटलेटिको फैशन and typical you know pazza इंटर जो इटालियन में कहते हैं, crazy इंटर फैशन में। तो इस साल I think right from the outset you saw a very different Inter in the Champions League and a very different Inter in Serie A. So talk us through the group stage, Shivam, where Inter I think conceded a single goal and one loss, controversial loss to Bayer Leverkusen, but were flawless otherwise. What did you make of Inter during the group stages? I think Inter had a comparatively, I won't say easy because no games in UCL are easy, but comparatively a bit easier path than PSG. अगर हम केवल group stages की बात करें, so Red Star Belgrade से था, but we also के Young Boys वाला जो game था वो उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल game था. But one thing which I want to mention यहाँ पे इंटर के लिए, if I had to like बोलते ना कि mention in one word, तो अगर मेरे को एक वर्ड बोलना है ना इंटर को, that I'll say it's control. मतलब the thing with Inter throughout the group stages, आपका लेवरकूजन वाला गेम में तो रेफरी ने ऑफसाइड कॉल नहीं किया, वो गोल हो गया, 90th मिनट खाए वो लोग, वरना थ्रू आउट द ग्रुप स्टेज आप चाहे सिटी वाला गेम उठा के देख लो, आप चाहे आपका स्पार्टा वाला गेम उठा के देख लो, आर्सेनल वाला गेम उठा के देख लो, इंटर बहुत ही आराम से कंपोज एंड काम रह के खेली थी ग्रुप स्टेजेस में। देन आपके फिर नॉकआउट स्टेजेस हैं, नॉकआउट स्टेजेस में मतलब बार्सिलोना को तो ऑब्वियसली उन्होंने बीट किया, बायर्न म्यूनिख को उन्होंने बीट किया, तो फाइनवुड को उन्होंने बीट किया। एक चीज जो मैं आई डोंट नो, अब तो शायद मिसकंसेप्शन नहीं होगा, बट स्टिल अभी भी जो बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहता है ना इंटर को, क्या इंटर के अगेंस्ट यार मतलब हम लोग चांस बना लेते हैं, वो लोग तो बस सिट बैक करते हैं और बस काउंटर पे गोल ही तो मार देते हैं। आई मीन this is their style of play. They attack in specific moments. एक कुछ स्पैन आता है 5-10 मिनट्स का, जहां पे आपका या तो बास्टोनी डायगोनल निकालता है, या तो आपका डम्फ्रीज थ्रू बॉल निकालता है, या तो आपका बरेला डीप सा के कुछ बॉल निकालता है। They have that span and उस स्पैन में आपके अटैक्स बनेंगे। And Inter have been so clinical, so physical, set piece पे या बाकी सारे एरियली टीम इतनी अच्छी रही कि उनको अलग अलग मेथड्स पता है कैसे गोल निकालने, कौन कौन से प्लेयर कहां पे रोटेट करेंगे। Then they are happy कि अच्छा 1-0 हो गया, 2-0 हो गया, बिकॉज आपको एवरेज एज भी देखनी पड़ेगी ना। PSG एक तरफ जहां वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट स्क्वाड है यूसीएल में, इंटर की एवरेज एज काफी ज्यादा है। दे आर हैप्पी कि ठीक है 1-0 2-0 हो गया, वी डोंट वांट टू गो फॉर 4-0 5-0, हम लोग अपना सिट बैक करेंगे। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब आप सिट बैक करोगे तो आप पे अटेम्प्ट्स आएंगे, आप पे शॉट्स आएंगे।
सो लाइक वी अप्रिशिएट कि हम लोग अटैक इतना ज्यादा करते हैं कि ये टीम बहुत अटैकिंग है, वी हैव टू आल्सो अप्रिशिएट कि इंटर का डिफेंडिंग भी उतना ही अच्छा रहा है, बिकॉज इट इज द गेम मॉडल, इट इज द गेम स्ट्रक्चर कि यू अटैक अस एंड वी विल डिफेंड एंड वी विल अटैक एज पर आवर ओन विल। आप लोटारो को देख लीजिए कितना डीप आते हैं, ड्रॉप करते हैं अटैक स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। सो दिस इज इंटर्स गेम स्टाइल। सो अगर अभी भी किसी को मिसकंसेप्शन है इंटर का, सो मेरे हिसाब से वो निकाल देना चाहिए। एंड इंटर हैव बीन वेरी मच डोमिनेंट, बहुत ही अच्छे कंट्रोल, एंड स्पेशली फॉर अ डिफेंसिव टीम जो कई लोग बोलते हैं दे स्कोर्ड 7 अगेंस्ट बार्सिलोना, 7 मोमेंट्स एंड 7 गोल मारते। दिस इज आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बैड थिंग फॉर अ डिफेंसिव टीम, अगर कई लोगों को अभी भी लगता है। Absolutely. Thanks शिवम for actually myth busting. जो बोलते हैं ना हम लोग की पूरा जो एक myth है उसको तुमने बस्ट कर दिया। एंड मैं ये दो चीज कहना चाहता हूँ यार। एक तो जो लोग बोलते हैं कि यार इंटर क्या टीम है, सिमोने इंजागी अंडररेटेड है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि तुम फुटबॉल नहीं देख रहे हो। अगर आप इंटर और इंजागी को अंडररेटेड बोल रहे हो, मतलब आप सच में यू आर जस्ट लिविंग इन अ वेरी स्मॉल बबल. फुटबॉल इज मच वाइडर. I can understand if you say Raffaele Palladino, or I wouldn't even say Italiano. I would say Palladino is underrated at this point of time as a coach. Not Inzaghi, man. Not Inter. Come on. Secondly, थोड़ा shameless plug-in करना चाहता हूँ मैं. I think the highlight for me as a content creator this season was going to the Sony studio and kind of breaking down Simone Inzaghi's tactics using a board which I used to use in my football coaching days. तो वो जो मजा आया करने के लिए, क्योंकि that's how जो एक अंग्रेजी में शब्द है very malleable है. They keep on interchanging, changing. So that is the beauty of Inzaghi's tactics, and we have seen that. Lazio में देखा हमने, Inter में देखा है. The evolution has always been there. Again, I want to break down department by department, and we'll start with the attack. The combination of Lautaro Martinez with Marcus Thuram. Probably, in this modern era where two strikers playing up top is a rarity, it is a joy to watch these two players combine so well. What do you think? Yeah, definitely. And जिस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया पूरा थ्रू आउट द सीजन, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर लोटारो का बहुत स्लो स्टार्ट हुआ था सीजन का. दैट वाज आल्सो ड्यू टू द फैक्ट कि वो अपने कंट्री के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल के आ रहे थे, एंड उसके बाद उनको थोड़े से फिटनेस कंसर्न्स भी थे. बट जो हमने सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में लोटारो को देखा है, व्हेन ही गॉट हिज फुल एनर्जी बैक, एंड जिस तरीके से मतलब इट हैज बीन फिनोमिनल. एंड जब आप देख रहे थे कि लोटारो का थोड़ा सा ऑफेंसिव फॉर्म डिप हुआ था, तब आपको थूरम कंट्रीब्यूट कर रहे थे. एंड कीप इन माइंड कि ये वो इंटर टीम है जिनके तीनों अटैकिंग साइनिंग अनफॉर्चुनेटली वर्क नहीं किए. अर्नॉटोविच ने अभी आपके चिप इन किया गोल्स वगैरह, वरना ही हैज नॉट बीन दैट गुड. मेहदी तरेमी का सीजन ऑल नो इट हैज बीन, मतलब यूसीएल में बार्सा अगेंस्ट ही हैड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस दोनों लेग्स में, वो तो है, बट ओवरऑल सीजन नहीं अच्छा गया. एंड परम भाई's favorite player Joaquin El Tuco Correa, तो everyone knows कि what he has done for Inter, so I have nothing to say इनके बारे में. But so I just want to say कि basically जो पूरे अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इन दोनों प्लेयर्स पे आ गई थी. पूरम ने लोटारो का वो फेस चला था, वहां पे गोल्स मारे. एंड जब लोटारो फॉर्म में है, द वे लोटारो वर्क्स हार्ड फॉर हिज टीम, द वे ही goes back and helps the defense, like जो बायर्न वाला गेम था, जो पहला गोल उन्होंने क्रिएट किया था जब उन्होंने बॉल होल्ड अप की, फिर उसके बाद अटैक बना, ये सब चीज आपको स्टैट्स नहीं दिख पाएंगे. आपको GA की पासेस ये सब दिखेंगे, बट जो बंदा बॉल होल्ड अप करके पीछा के रिकवरीज करता है एंड जो आपका अटैक स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, ये सब चीज नहीं बता पाएंगे. सो वेरी डायनेमिक स्ट्राइकर है ना, शैडो स्ट्राइकर प्रोफाइल, एंड बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली दोनों को देखने में. वो मेरे टैक्टिकल बोर्ड में मैंने दिखाया था कि हाउ लाउटारो ड्रॉप्स बैक, एंड दैट ट्रिवेला गोल हैज टू बी वन ऑफ माय फेवरेट्स, मैन. एंड जस्ट टू wrap up the whole attack thing, that Barca game, like the two legs were, I would say, the best games in this season overall. I don't think so ये दो गेम को छोड़ के I have seen such intensity in any other game this season. I think high quality football था. It started off with that Marcus Thuram goal. अब again आप बोलते हो इंटर डिफेंसिव टीम है, they started in the on the front foot, and Marcus Thuram with that back heel. I mean, what a start to the game, and HRB winning it, equalizing it rather. Two brilliant moments in those ties. So much of action and drama. But once again, I would say that Marcus Thuram and Lautaro on the day, I think even the Monaco game
in the group stage. Marcus Thuram was excellent. Was really under the radar. Matlab, if his name was, I would say, Mark, I don't know, Trudy, English player, Mark Dribbling. Let's say Mark Dribbling. 100 million. So yeah, I would say, such a good pair of strikers. उनके midfield and fullbacks के बारे में बात करेंगे together, because of course that's how Inzaghi lines up. Denzel Dumfries has been clutch for them in the Champions League, right? DiMarco once again coming up. शायद defensively इतना ये नहीं है, but in terms of attack, cannot question his contribution and ability. And that midfield trio of Çalhanoğlu, Barella and Mkhitaryan. Yaar, this has been the foundation of Simone Inzaghi's brilliance. Thoda expand kar to the viewers about how this, five operate in the middle of the park. I think मैं start करना चाहूँगा सबसे पहले इसमें Mkhitaryan से, because that is the guy जो बहुत ज़्यादा impress किया. And I know Inter and आपके Italian fan base से बहुत बात होती है उनकी कि that guy is so powerful, but बाहर का मीडिया अभी भी, मतलब I was reading somewhere कि people are saying कि यार how can a 36, 35 जितने, I can't remember Mkhitaryan की exact age, ये बंदा इतना कैसे कर रहा है. That shows कि how he managed to keep himself fit. And आप कोई भी अगर आप recent Inter का गेम उठा के देख लो, the guy who runs the most distance is Mkhitaryan. काफी अच्छा प्लेयर. ही इज दैट वर्कहॉर्स वाला जो बोलते हैं ना कि मिडफील्ड में एक बंदा जो आपके लिए वो दौड़ने का काम करता है, दैट इज मिखितारियन. आपके बरेला इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स अभी वर्ल्ड फुटबॉल में, दैट क्रिएटिव इंजन. एंड अगर आपको देख रहे हैं बरेला को क्या करना है, सो जो बायर्न का जो लेग था, जो गोल्स जो क्रिएट किया है, जहां से वो गोल स्टार्ट हुआ, जो पासेस निकालने बरेला ने, उसका जो विजन है ना बरेला का, दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक. मतलब ही हैज दैट आई फॉर पास. मतलब उनको पता रहता है कि अच्छा अगर मेरा अटैकर आगे रन बना रहा है, सो मैं कहां पे पास डालूंगा कि जो दूसरा अटैकर है वो वहां पे उनको बॉल डालेगा. सो हिज विजन मेरे को बरेला का काफी अच्छा लगता है. एंड चालानोग्लू ऑब्वियसली, I mean, चालानोग्लू के स्टेटमेंट्स मुझे थोड़े से फनी लगते हैं whenever उससे आप पूछते हैं कि who's the best CDM in the world, so he self proclaims him कि he is best, but that is चालानोग्लू. But in fact अगर आप फील्ड पे आप देखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल किया था इंजरी से आने के बाद, बट जब से वो फिट हुए पूरी तरह से, रजिस्टर रोल में भी ऑन लो कि चालानोग्लू को अगर आप स्पेसिफिकली रजिस्टर रोल में देखेंगे, चाहे वो लिवरपूजन से हो या इंटर में हो, ही हैज बीन दैट ग्लू. एंड उनके वजह से जो मिडफील्ड है वो प्रॉपर्ली अच्छे से आपके स्ट्रेट करती है, उनका टेम्पो अच्छे से कंट्रोल रहता है. डिफेंसिवली भी चालानोग्लू काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड ही हैज दैट लॉन्ग रेंज शूटिंग जो मैं मेंशन करना चाहूंगा. चालानोग्लू की जो लॉन्ग रेंज शूटिंग है बहुत ही ज्यादा अच्छी है. सो प्रॉपर ग्लू की तरह तीनों फंक्शन करते हैं. एंड अगर हम विंग बैक्स की बात करें, डिमार्को मुझे बहुत पसंद है. डिफेंसिवली अच्छा सीजन उतना नहीं गया, ससेप्टेबल रहे, बट दैट गाय का जो ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो सेट पीसेस हो, चाहे फ्री किक टेकिंग एबिलिटी से हो, या इवन अगर कई लोगों ने मेंशन किया होगा कि लेट्स अगर इंटर को पेनल्टी मिलती है, चालानोग्लू पेनल्टी लेते हैं, डिमार्को हाइड्स बिटवीन द लाइंस एंड वो अचानक से पॉप अप करते हैं रिबाउंड लेने के लिए. सो दीज आर द वेरी वेरी स्मॉल इंटेंजिबल थिंग्स जो लोग मेंशन नहीं करते, बट the kind of effort which that guy puts in the team is remarkable. And lastly about Dumfries, since 2025 he has been Inter's one of the best players. बारसा गेम में तो मतलब क्या ही कहना, ही मतलब काफू, ज़नेटी, आपको जो भी नाम लेने हैं, काफू इनफैक्ट बोलूंगा, वो आगे जाते थे भाई. he has been absolutely brilliant. So complete unit की तरह ये 5-man midfield या आपको wing backs plus 3-man midfield फंक्शन की है. And यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट बोलूंगा लास्टली कि अगर आप जो साइनिंग्स देखेंगे, ज़ेलिंस्की अच्छे से सेटल नहीं हो पाए, असलानी वो वाला रोल नहीं अच्छे से कर पाए जो चालानोग्लू कर पा रहे थे. इवन फ्रटेसी, एंड फ्रटेसी इज अ वेरी वियर्ड केस, क्योंकि अगर आप सीरिया में परफॉर्मेंसेस देखेंगे, पासेस उनसे नहीं हो पा रहे, लॉन्ग रेंज बॉल्स नहीं डाल पा रहे, बट द क्लच गोल्स जो बंदा आगे स्कोर कर रहा है, स्पेशली इन दैट बायर्न गेम, इन दैट बारसा गेम. So that tells you कि the team itself, इंटर की पूरी वो फिलॉसफी उनके दिमाग में है, and they know कि जब भी उनको चांस मिलेगा, अगर बिग नाइट से बात करें, यूसीएल नाइट से बात करें, so उनको वो परफॉर्मेंस देनी आती है. Fair. Just to add your point, एक ही चीज, चालानोग्लू एक नंबर 8 था. He was a number 8, number 10, I would say hybrid at Leverkusen. At Milan he was more of an 8, very good at free kicks, direct free kicks में बहुत सही था. यहाँ पे इंजागी ने उसको मोल्ड किया एज अ नंबर 6, एंड ही इज आल्सो ट्रेन्ड वेरी हार्ड
टू बिकम द नंबर 6, इसलिए उसको थोड़ा वो एक एयर है उसके बारे में। जब लोग पूछते हैं हु इज द बेस्ट रेजिस्टा, तो बोलता है आई एम द बेस्ट रेजिस्टा। बट credit to Çalhanoğlu for evolving, I would say. And like you mentioned, and I remember मिलान में थोड़ा सा फॉरवर्ड में खेलते, जब सूसो वगैरह फ्रंट लाइन में रहते थे तो कभी कभार आपका चालानोग्लू को एकदम ही आगे फ्रंट लाइन में भी डाल दिया करता था। तो he was a 8-10 I would say hybrid, but ये जो उसका evolution है and एक नया उसने अवतार लिया है नंबर 6 में, काबिल तारीफ है। एंड इवन ज़लेव्स्की आपने देखा है कि he's come on loan from Roma. He scored a fabulous goal against Torino. Probably you could see him play a few minutes in the Champions League final, depending on how the final goes. And Fratesi को क्या बोलूं यार, I mean clutch moments like you mentioned. He comes. वो जो he doesn't. वो वाली रेलिंग नहीं है जो सैन सिरो में, मतलब I don't remember उसका exact भाई, वो उसी है, वहां पे जाके सेलिब्रेट करता है यार। मूविंग ऑन टू इंटर्स बैकलाइन एंड गोलकीपर एज अ ब्लॉक, यार अगेन you have Pastoni, you have Benjamin Pavard and the eternal Francesco Acerbi, first choice centre backs obviously, along with Jan Sommer. I mean this is the deal of the century, like buying Onana for free and then selling him for whatever 60-70 million euro, I don't know how much, and then replacing him with Jan Sommer for 7 million euros. Fantastic, man. I mean, what an acquisition he's been for Inter. Again in that Barca game, had it not been for Sommer's individual, like ये पूरा Champions League का theme है ना, like you saw Alisson Becker produce some really good performance for Liverpool. You saw Wojciech Szczesny rolling back the years for Barca, Donnarumma, and now Jan Sommer as well. मैंने तो अपना जो वो post था when both these teams got to the final, since I celebrate goalkeepers, I think Sommer also has been right up there in terms of performances. And of course he's helped by that block of Bastoni, Acerbi and Pavard. क्या लगता है शिवम, what do you make of Inter's defense and Sommer? I'll start with Sommer सबसे पहले, because watching Julio Cesar and then Samir Handanovic and then उसके बाद Onana and now finally Sommer, मतलब I'm not saying कि these three were bad, these three were very good at their respective years, but एक जो हम एक I don't say misconception, but एक जो एक stereotype रहता है कि आपका गोलकीपर लंबा ही होना चाहिए। मतलब आप एक देख सकते हो कि एक तरफ आपके Donnarumma है who's very tall, and then आपके एक तरफ Sommer है, both have been producing magnificent performances। and जब आप ये big UCL nights की बात करते हैं ना, so यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट स्ट्राइकर्स होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट आपके गोलकीपर्स होते हैं। आपको वो जो पॉइंट मिली सेकंड के जो मोमेंट्स होते हैं ना, अगर आपने वो हाथ लगा दिया, फिंगर लगा दिया, आपने रिएक्ट कर दिया, वो सेव आपने निकाल लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं सोमर को थोड़ा बहुत केलर नवाज से रिलेट करना चाहूंगा। आई डोंट नो इफ अंडररेटेड इज द राइट वर्ड, बट आई थिंक इट्स अंडर अप्रिशिएटेड इज माइट बी अ बेटर वर्ड, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते आज भी जो नवाज का कंट्रीब्यूशन था उस मैड्रिड साइड के लिए, एंड इवन जो सोमर का कंट्रीब्यूशन है, ही वाज वेरी गुड एट बायर्न एज वेल। फिर उसके बाद जब वो इंटर में, तो इंटर में भी उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी थी, वेरी गुड, ब्रिलियंट गोलकीपर, बहुत ही, मुझे तो काफी पसंद है। यूरोस में आई रिमेंबर जो स्विट्जरलैंड ने जो गेम जीता था, जब जाका और वो गब्रानोविच ने गोल मारा, फिर पेनल्टीज में उन्होंने एम्बापे की पेनल्टी रोकी थी। सो आई रियली लाइक यान सोमर, वन ऑफ माय फेवरेट्स, कल्ट टाइप जो गोलकीपर्स हैं, मैं उनमें उनको रखूंगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफेंस, हमने जहां पे एक तरफ विलियम पाचो की स्टोरी देखी, एचआरबी की भी सेम स्टोरी है। टेस्टिकुलर कैंसर से रिकवर करके आए थे, ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, अल्कोहलिक मतलब काफी बन गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने रिकवर किया, एंड आई वाज वन ऑफ दोस गाइस जो मुझे लगा था कि यार इंटर इज कैरिंग De Vrij and HRB, विल दिस बी एनफ फॉर देम दिस सीजन, बट जो परफॉर्मेंस HRB ने इस सीजन दी, दैट हैज बीन इनसेन। मतलब यहाँ पे मैं टैक्टिकल बैटल भी बोलना चाहूंगा, लाइक अगर आपके पास कोई एक ऐसा अटैकिंग जो आपका फॉरवर्ड हो, लाइक समवन लाइक गोंचालो रामोस, हालैंड, लेवेंडोस्की, या आपका लेट्स से मतलब these kind of players, type of players, ये सारे जो आपके फॉरवर्ड्स हैं, ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के, हैरी केन तो चलिए तो आपके डीप ड्रॉप करते हैं, तो ये सारे जो प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं ना, जैसे मित्रोविच जैसे आप ले लीजिए, जो आप जो एक बॉक्स में रहता है, ट्रेडिशनल नंबर 9 मस्कुलर फिजिकल स्ट्राइकर जो होता है, हाँ वो वाली जो प्रोफाइल होती है। एंड आपने अगर एचआरबी को बोल दिया कि यू हैव टू मैन मार्क दिस गाय, एचआरबी इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स उस पर्टिकुलर ट्रेड में। आई रिमेंबर हालैंड को उन्होंने कितना अच्छा मार्क किया था यूसीएल फाइनल में। द बैटल हियर इज कि
इनके सामने होंगे डेम्बेले. नाउ डेम्बेले इज दैट गाय जिनको डीप ड्रॉप करना पसंद है. So how will Inzaghi plan to match HRV against Dembele? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होगी जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ. राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं, बेंजामिन पावार्ड हैज बीन वेरी गुड. इंजरी से स्ट्रगल किए हैं. उनके जगह अगर बीसेक जब भी खेले हैं तो बीसेक की परफॉर्मेंस, एक ओकेजनल बोजो चीन है उनका, बट ब्रिलियंट ऑन द बॉल एंड काफी अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है. तो राइट साइड हैव बीन कंसिस्टेंट, आई वुड से नॉट द बेस्ट बट वेरी कंसिस्टेंट. एंड टॉकिंग अबाउट द बेस्ट, सो फॉर मी द बेस्ट सेंटर बैक इज अलेसांद्रो बास्तोनी. अभी इंसेन सीजन, मतलब मैंने कई जगह ये बोला है कि people are talking about different people for Ballon d'Or. Why not someone like a Vitinha या why not someone like a Bastoni? I mean, if I have to talk, the impact which Bastoni has on this Inter Milan side is insane. बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस. लाइक इंटर की टीम में टेक्निकल लिमिटेशंस हैं कि उनके पास कोई बहुत अच्छा नेचुरल ड्रिबलर नहीं है. आपके बास्तोनी कभी कभार ड्रिबल करके बॉल आगे ले जाकर डायगोनल आपको दे देता है. जब इंटर को इंजरीज काफी ज्यादा थी, आई थिंक फाइनवुड का गेम था, देन बास्तोनी ने लेफ्ट विंग बैक खेल के मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी. ही लिटरली प्लेड एज अ लेफ्ट विंग बैक. लेफ्ट सेंटर बैक में वो चैनल पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं. बॉल प्लेइंग हमें पता ही है, वेरी डोमिनेंट सेंटर बैक, वन ऑफ माय फेवरेट सेंटर बैक्स. सो मतलब बास्तोनी के बारे में तो मैं जितना बोलूं कम है. एंड ही विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय जो राइट साइड पे खेलेगा पीएसजी के लिए. लेट्स से डेज़िरे डुए हु इज वेरी ट्रिकी विंगर, या लेट्स से समवन लाइक अ बारकोला, उनके अगेंस्ट कैसे मैच अप करेंगे. सो इट विल बी अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग बैटल. True. And quickly, just Inter's path to the Champions League final, like we mentioned, ki almost a near flawless group stage performance that got them into the automatic. वो round of 32 नहीं खेलना पड़ा. Feyenoord को हराया उन्होंने. Feyenoord who had beat AC Milan earlier. Feyenoord को उन्होंने knockout कर दिया. Then you had that Bayern game, like you mentioned, very intense game. Inter, triumphing over Bayern Munich. Then that Barca game, that epic Titanic clash, which finally got them to the final 7-6 on aggregate. It is set, dosto. The final is set between PSG, who will be the designated home team wearing their traditional blue kit, and Inter will be the designated away team. They'll be suited up in that yellow, जो एकदम Wolverine का जो ये है ना, वैसा वो वाला kit है उनका. Yeah. क्या लगता है शिवम यार? Let's close this video with your predictions. How do you think this game is going to go quickly? This is the toughest part, by the way. मतलब how can I pick one team is very. I'll mention one thing यहाँ पे कि एक जो चीज है ना लुइस, और ये इस चैंपियंस लीग में देखिए अभी तक पीएसजी को किसी ने हर्ट इफेक्टिवली नहीं कर पाई है. लुइस एनरिके's टीम आर स्टिल वल्नरेबल ऑन काउंटर अटैक्स. आई रिमेंबर रोमा में लेचे के अगेंस्ट गेम था शायद, क्वाड्राडो एंड मुरियल, आई थिंक इट वाज लेचे ना. हाँ, क्वाड्राडो और मुरियल ने भाई काउंटर पे गोल मारे एंड ही वाज शेल शॉक. मतलब लुइस एनरिके वाज शेल शॉक. फिर बारसा में याद आता है, ला लीगा में तो बहुत गेम्स है, बट मैं बिग गेम से अगर बात करूं, सो दैट यूवेंटस गेम, मारियो मंजूकिच और डिबाला ने भाई वो काउंटर पे आके वो जो दूसरा गोल मारा, खत्म वहीं पे गेम. इस बार एस्टन विला ने भी वही किया. आपने विटिनिया को प्रेस कर दिया, अगर आप विटिनिया को दो लोग से प्रेस कर दो, देन आपके रनर्स अगर आप छोड़ दो, समवन लाइक अ मार्कस रैशफोर्ड, समवन लाइक अ मार्को असेंसियो, या आपके जो मॉर्गन रॉजर, जो पेसी रनर्स हैं. एंड अगर इवन आर्सेनल वाले गेम में साका हैड अ चांस. सो बिकॉज क्या होता है ना कि एनरिके की टीम्स पोजिशनली बॉल इतना ज्यादा हाई रखती है ना कि अगर आप उनको बहुत हेवीली प्रेस करोगे एंड अगर आप वहां से उनसे बॉल ले लोगे, सो काउंटर खोलना उनका बहुत इजी हो जाता है. बहुत इजी तो नहीं, बट कंपैरेटिवली इट्स अ पैटर्न ऑफ एनरिके's टीम कि ऐसे गोल खाने का मतलब उनका दे हैव अ पास हिस्ट्री. इवन कूप द फ्रांस में भी, फाइनल में भी थोड़े बहुत चांस रीम्स ऐसे बना रही थी, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं थे. सो अगर इंटर वहां पे इफेक्टिव हो जाती है, जो उन्होंने बायर्न के अगेंस्ट किया था, 2-3 पास में पूरा उनका डिफेंस खोल दिया. आई थिंक एक एरर होता है, एरर मिसजजमेंट होता है, इनफैक्ट आई शुड से किम मिन जे या एरिक डायर का 3 पास में काउंटर अटैक एंड बूम गोल. सो इफ इंटर इज मैनेज, इंटर अगर वो करने में मैनेज सक्सेसफुल होती है कि अच्छा हमें ऐसे ही खेलना, बिकॉज मोस्ट लाइकली दैट विल बी द स्कीम ऑफ द गेम. बॉल और डेफिनेटली पीएसजी के पास रहेगी क्योंकि पूरे सीजन उन्होंने सबसे ज्यादा बॉल रखी है. एंड इंटर विल नीड टू टेक दोस चांसेस ऑन काउंटर अटैक्स. 1-0 टाइप, देन इंटर विल बी वेरी हैप्पी टू सिट बैक. एंड फिर पीएसजी कैसे ब्रेक करेगी वो थोड़ा सा देखना होगा. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम. I don't want to pick a side. I'll stay on the fence. I'll go 1-1 and maybe one penalty shootout. You have to pick a winner. 1-1 and क्या लगता है? Who do you think is going to lift the trophy? Penalty shootout पे तो
I just about backed Donnarumma. fair. मेरे को भी यही लग रहा है कि I feel that the game will go to extra time, but I think there will be a winner in extra time, and I think it will be Inter. I'll be backing Inter to go and win the Champions League this year. Could be a 1-1, could be a 2-2 normal time में, but I definitely see the potential of the game going थोड़ा सा deeper, similar to that Barca game, like similar to Inter Barca, how it panned out. So I just feel कि Inter will just pull out an extra energy during that period of extra time, and maybe find that goal that gets them the trophy after 15 years. The last Italian team to win were Jose Mourinho's Inter in 2010. And with that, we have come to the end of this preview. जैसे कि मैंने कहा था कि this is the most comprehensive preview that you are going to find on the internet between PSG versus Inter. अगर आप यहाँ तक आए तो thank you so much for watching. Do support the channel, like, share and subscribe. Follow Shivam on Twitter. Support his work. He is our in-house South American football expert, of course. Shivam, thanks for joining in, yaar. Your closing thoughts before we end this video. Yeah, thank you so much Ajay bhai for inviting me, and बहुत मजा आया प्रीव्यू करने में. And let's see क्या होता है. आज भी एक यूरोपियन फाइनल है जहाँ पे कोट्स खेल रहे हैं काफी. तो yeah, so let's see उसमें क्या होगा. And definitely the big one is this one, UCL final. And very much enjoyed previewing it with you, and I hope कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही cracker of a game हो. And refereeing decisions बीच में ना, मतलब refereeing should be fair. That's one thing which I want to say. Fair refereeing हो, and may the better team win. Yeah. True. Thank you so much, and until next time, it's ciao ciao.